हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। क्लास 11 चैप्टर 2 है आंकड़ों के संकलन, पार्ट 2 है ये हमारी। और इसका जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियाँ, जो इसकी जितनी भी विधियाँ होंगी उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। फोर्थ है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह में दो पार्ट हैं, डाक प्रश्नावली और गणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरना। तो फर्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठे करता है। ठीक है, जो अनुसंधान करता है, जो इन्वेस्टिगेटर, क्या करेगा, सीधा लोगों के पास जाएगा, वहाँ से उसको प्रत्यक्ष रूप से जाएगा, उनसे सीधा संपर्क करेगा और वहाँ से आंकड़े इकट्ठा करता है, जो उसे चाहिए वहाँ से ले लेगा। अब आगे है, हमने पढ़ लिया कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है। अब ये कहाँ पे सुटेबल होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्षेत्र होगा सीमित होगा। अगर ज़्यादा बड़ी जगह होगा, क्षेत्र होगा, तो वहाँ पे अनुसंधानकर्ता सबके पास नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो उसका क्षेत्र सीमित हो, आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी हो। अगर जो हमें आंकड़े हैं बहुत ही ओरिजिनल चाहिए, बिल्कुल मौलिक चाहिए, तो हमें सबके पास जाके तब वहाँ से हमें आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। ठीक है, आंकड़ों गुप्त रखना हो तब हम ये वाली जो विधि है इसको अपनाएंगे। सूचना देने वालों से सीधा संपर्क करना ज़रूरी हो। ठीक है, ये इसके जो गुण होंगे वो देखिए, मौलिकता है, इसमें जो मौलिकता ओरिजिनल हमें जो आंकड़े होंगे वो मिलेंगे, शुद्धता होती है, विश्वसनीय होंगी, एक रूपता होती है और लोचशील होते हैं। अवगुण है कि सीमित क्षेत्र, मतलब ज़्यादा बड़े क्षेत्र में हम नहीं कर सकते हैं, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है, व्यक्तिगत पक्षपात भी हो सकता है और अधिक खर्चीली विधि है ये। सेकंड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे लोगों को साक्षी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें सीधा लोगों के पास जाके नहीं बात करनी होगी, किसी और से उनके बारे में पूछना होगा। तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष, मतलब जिसका हमें आंकड़े लेने हैं उसके पास ना जाकर किसी और से उनके बारे में पूछना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहलाएगा। उपयुक्तता कहोगे, क्षेत्र अधिक व्यापक हो, अगर क्षेत्र बड़ा हो तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रत्यक्ष सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो, जब किसी से संभव ना हो प्रत्यक्ष संपर्क करना, तो ये हम विधि अपना सकते हैं। प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हों। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो गुण क्या होंगे, विस्तृत क्षेत्र होगा, जो जहाँ पे बड़ा क्षेत्र होगा वो यहाँ पे इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, कम खर्चीली विधि है ये। विशेषज्ञों की सम्मति है, निष्पक्षता हो यहाँ पे और सरलता है। अवगुण ये होगा कि शुद्धता की कमी हो सकती है, क्योंकि जो इसका मालिक होगा वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, पक्षपात भी हो सकता है और गलत परिणाम भी निकल सकते हैं। थर्ड है हमारा स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति करना। अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देता है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो अनुसंधान करता होगा वो अपने कुछ लोगों को उन जगहों पे भेजेगा जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो सके। उपयुक्तता क्या क्या होगी, देखिए, निरंतर संकलन की आवश्यकता होगी, क्षेत्र जो होगा व्यापक होना चाहिए यानी बड़ा होना चाहिए, आंकड़ों का प्रयोग पत्र, पत्रिका, रेडियो आदि द्वारा किया जाना हो, सूचना की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो। ठीक है, जहाँ पे हमें जो आंकड़े हैं ज़्यादा शुद्ध नहीं चाहिए, मतलब ऐसे मिल जाएंगे तो उनका यूज़ कर सकते हैं। गुण क्या है, मितव्ययता, यानी कि कम खर्चीली विधि है ये, विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयोगी होगी, निरंतरता विशेष परिस्थितियों में उपयोगी होगी। अवगुण ये है कि मौलिकता में कमी हो सकती है, क्योंकि ये आंकड़े विभिन्न लोगों द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे, एक रूपता का भाव होगा, व्यक्तिगत पक्षपात भी हो सकता है, शुद्धता की कमी भी हो सकती है और संकलन में देरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके अवगुण होंगे। नेक्स्ट है
प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। इसकी फर्स्ट थी डाक विधि। डाक विधि में देखिए, इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दी जाती है। मतलब कि एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, उस प्रश्नावली को डाक द्वारा भेज दिया जाता है जिस लोगों से हमें सूचना लेनी होती है। प्रश्नावली प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसे वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। ठीक है, उस प्रश्नावली को भरने के बाद, उसका उत्तर देने के बाद वो क्या करेंगे, जो जिसके पास वो प्रश्नावली गई होगी वो अनुसंधानकर्ता के पास वो वापस भेज देता है। ठीक है, उपयुक्तता कहाँ तक होगी, क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो, अगर क्षेत्र बड़ा है तो वहाँ पे उपयोगी होगी। सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, अगर वो पढ़ा लिखा है तभी उस प्रश्नावली को भर पाएगा वो। ठीक है, गुण क्या है, मितव्यता, यानी कि कम खर्चीली विधि है, मौलिक और विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में काम आएगी। ठीक है, अवगुण क्या है, सीमित उपयोग होगा, कम ही उपयोग होगा, क्योंकि देखिए अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो भर ही नहीं पाएंगे, शुद्धता की कमी भी हो सकती है और उदासीनता भी हो सकती है। मतलब यदि एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है, एक प्रश्नावली को तैयार कर लिया जाएगा, इन प्रश्नावलियों को लेकर सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास गणक स्वयं जाते हैं। जो गणक होंगे वो स्वयं जाते हैं, जिनसे हमें उत्तर चाहिए, तो उनके पास जाने के बाद सूचकों से प्रश्न पूछकर भरते हैं, अनुसूची कहा जाता है। जो प्रश्नावली भरी जाएगी उसको बोलेंगे अनुसूची। और गणक वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता अपनी हेल्प के लिए कुछ लोगों को रखते हैं, तो वो हमारे गणक हो गए। ठीक है, उपयुक्तता क्या होगी, क्षेत्र विस्तृत हो, मतलब क्षेत्र बड़ा हो तब भी यहाँ पे ये विधि अपनाई जा सकती है। गणक निपुण और निष्पक्ष हो, वो सूचक की भाषा स्वभाव से भली भांति परिचित हो, उनको उसकी भाषा भी आनी चाहिए। ठीक है, और स्वभाव से भली भांति परिचित हो। गुण क्या क्या है, विस्तृत क्षेत्र, शुद्धता होनी चाहिए, निष्पक्षता और पूर्णता होगी। ठीक है, और अवगुण क्या होंगे, खर्चीली विधि है ये, अधिक समय भी लगेगा और गणकों की उपलब्धता भी। ठीक है, तो ये 30 के अवगुण हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अच्छी प्रश्नावली के गुण। अगर हम प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो है, प्रश्नों की कम संख्या होनी चाहिए। अगर प्रश्न की कम संख्या होगी तभी लोग उसको भरेंगे। सरलता होनी चाहिए, यानी कि सरल होने चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने चाहिए जो क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर काउंटिंग दी होनी चाहिए। अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी हो। मतभेद रहित होना चाहिए। पूर्व परीक्षण, यानी कि पहले से उस पेपर को, जो प्रश्नावली होगी उसको सबसे पहले किसी पे टेस्ट करके देख लेना चाहिए। निर्देश दिए जाने चाहिए और प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना भी की जानी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।